2025 का साल शुरू हो रहा है। हमारी कामना है कि हमारे सब व्यूअर्स के लिए यह साल मुश्किलों से छुटकारा दिलवाने वाला और आपके भविष्य को संवारने वाला हो। इस वर्ष में हमारा वायदा है कि हम आपके साथ सहयोग करने का अधिकतम प्रयास करेंगे ताकि आपके जीवन की तमाम खुशियां लौटकर आपके आंचल को भर दें। 2025 का साल आपको बहुत मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर। आज का इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अब सर्टिफिकेट 65B एविडेंस एक्ट से बहुत आगे निकल चुका है। अब केस दर्ज होते हैं और केस दर्ज होते ही पुलिस आपका मोबाइल जब्त करके FSL में भेज देती है। इस बार हमारे एक क्लाइंट के मोबाइल में से वह अश्लील वीडियो मिल भी गया था जिसका आरोप था। तो अब और कोई डिफेंस तो उपलब्ध थी नहीं कि वीडियो बनावटी है, फेसबुक प्रोफाइल किसका है, IP एड्रेस साबित नहीं हो रहा वगैरह। इन सब पर डिटेल से पुलिस IO ने काम किया हुआ था, इसलिए हमने IO की सोच से बहुत परे जाकर इस मुश्किल का समाधान निकाला। हमारा क्लाइंट बैंक में एक उच्च अधिकारी था। उसने एक महिला कर्मचारी को अपने द्वारा ऑफिस निरीक्षण के समय 2 कार्य दिवसों पर अनुपस्थित पाया, तो उस महिला का इन दोनों दिनों का वेतन रोककर उसे कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया कि क्यों ना आपके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। इस नोटिस के जवाब में महिला ने आरोपी के ऊपर रेप करने का और अश्लील वीडियो भेजने का आरोप लगा दिया। शहरों में ऐसे आरोपों का प्रचलन बहुत बढ़ गया देखा जाता है। उच्च अधिकारी पर केस दर्ज करके मोबाइल को जब्त कर लिया गया और मोबाइल को FSL में भिजवा दिया गया। चार्जशीट में लगी हुई FSL रिपोर्ट के आधार पर आरोपी पर नौकरी की धमकी देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का 376 IPC का और मोबाइल्स के द्वारा अश्लील कंटेंट भेजने का IT एक्ट का आरोप लगा दिया गया था। मोबाइल में वह वीडियो भी बरामद हो गई थी। उच्च अधिकारी का केस था तो पुलिस भी मेहनत से एविडेंस जुटाकर ले आई थी। इंडियन लीगल सिस्टम को चुनौती मिल चुकी थी कि इस बार अपने क्लाइंट को बचाकर दिखाओ तो जाने। कोर्ट ने FSL एक्सपर्ट से पहले IO को क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुला लिया था। आप जानते ही हैं कि पूरा क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत लंबा होता है, कई बार तो कई दिनों तक चलता है, लेकिन उसे यहाँ 10 मिनट की वीडियो में प्रस्तुत करना होता है। अतः यहाँ केवल मुद्दे की बात बहुत संक्षेप में की जाती है। अन्य आरोपों पर तो हमने IO को क्रॉस कर लिया था। अब मोबाइल के मुद्दे पर हमने IO का जब्ती पत्रक उसके सामने रखा और सवाल पूछा, बताइए जब आपने महिला के मोबाइल को जब्त किया तो उसके किन किन विवरणों या पर्टिकुलर्स को नोट करके जब्ती पत्रक में लिखा था ताकि मोबाइल की पहचान हो सके। जब्ती पत्रक ये आपके सामने है। जब्ती पत्रक में IO ने महिला के फोन के मॉडल नंबर, IMEI नंबर 1, IMEI नंबर 2, सिम नंबर तथा मोबाइल की रैम और स्टोरेज के बारे में लिखा हुआ था। यही उसने हमें बताया कि मैंने फला विवरण अपने सीजर मेमो में लिख दिया है, जिससे महिला के मोबाइल की पहचान हो सके कि हाँ ये वही वाला मोबाइल है जो महिला के पास था। आप अपने खिलाफ वाले केस से कैसे बाहर निकल पाएंगे, यह जानना जरूरी है कि आपके केस में सबसे खतरनाक कानूनी फंदा क्या है, उसको तोड़ने का कानूनी रास्ता क्या है, उसके लिए क्रॉस में क्या सवाल पूछे जाने चाहिए और क्रॉस के ये सवाल कैसे बनाए जाने चाहिए। इन सब सवालों का उत्तर यह है, यह सब कुछ इंडियन लीगल सिस्टम से पूछा जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बनकर अपनी कंप्लीट फाइल का PDF भेजिए। उसको पढ़कर हम आपको बताएंगे कि आपके केस की चाबी कहाँ है और अगर यह चाबी पहले से वहां मौजूद नहीं है तो उसे कैसे बनाया जाए, नई चाबी को बना दिया जाए और यह सब कुछ आपको बिल्कुल मुफ्त बताया जाएगा। मेंबर बनिए, फाइल्स भेजिए और केस को जीतने की विधि जानिए। IO की गवाही से पहले ही केस फाइल को पढ़ने के दौरान हमने यह देखा था कि FSL वालों ने महिला के मोबाइल का और आरोपी के मोबाइल का एक्सट्रैक्शन अलग अलग तरीके से करवाया था। महिला के मोबाइल को फाइल सिस्टम तरीके से एक्सट्रैक्ट किया गया था, जबकि आरोपी के मोबाइल को फिजिकल तरीके से एक्सट्रैक्ट किया गया था। और ये सब आप लोग विद्वान व्यूअर हैं जानते ही हैं कि एक्सट्रैक्शन के तरीकों को बदल देने से पूरी एक्सट्रैक्शन रिपोर्ट बदल जाती है। उसके जितने डेटा होते हैं जो उन्होंने रिकवर किए हैं वे डेटा बदल जाते हैं।
मोबाइल एक्सट्रैक्शन के बारे में पूरे टेक्निकल ज्ञान की वीडियो हमारे चैनल पर पहले से उपलब्ध है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सामान्य रूप से बताएं तो मोबाइल एक्सट्रैक्शन 3 तरीके से होता है, लॉजिकल एक्सट्रैक्शन, फाइल सिस्टम एक्सट्रैक्शन, और ये दोनों एक्सट्रैक्शन पूरी गहराई से मोबाइल डेटा को नहीं निकाल पाते हैं। कई महत्वपूर्ण डेटा लिंक एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं। और तीसरे तरीके का एक अन्य एक्सट्रैक्शन सिस्टम होता है जिसको फिजिकल एक्सट्रैक्शन कहते हैं। फिजिकल एक्सट्रैक्शन हर एक डेटा को मोबाइल की हर गहराई से निकालकर सामने ले आता है। हमने आईओ को इसी डायमेंशन पर पकड़ लिया। आईओ के क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान हमने जब्ती पत्रक को आईओ के सामने रखा और पूछा कि जब आपने महिला का यह मोबाइल फोन जब्त किया था जिस पर अश्लील मैसेज आए बताए गए हैं, तो आपने मोबाइल की पहचान के किन किन पैरामीटर्स को जब्ती पत्रक में लिखा था। तो आईओ ने तोते की तरह रटकर जो पहले से रटा हुआ उसके पास रखा था अपना जवाब बोल दिया। मैंने महिला के फोन के मॉडल नंबर, IEMI नंबर 1, IEMI नंबर 2, सिम नंबर तथा मोबाइल की रैम और स्टोरेज की जानकारी जब्ती पत्रक में लिखी थी और 2 पंचों के सामने लिखी थी। हमने पूछा कुछ और भी लिखा था क्या? तो आईओ बोली कि और जानकारी देना जरूरी नहीं था, इतने भर से महिला के मोबाइल की फोन की पहचान पक्की हो सकती थी। इसके बाद हमने एफएसएल से आई हुई महिला के मोबाइल की एक्सट्रैक्शन रिपोर्ट उस आईओ के सामने रखी और कहा कि जो विवरण या पर्टिकुलर्स आपने अपने जब्ती पत्रक या सीजर मेमो में नोट किए गए बताए हैं, क्या उनमें से एक भी विवरण इस एफएसएल रिपोर्ट में दिखाई दे रहा है? हमने दोनों डॉक्यूमेंट्स आईओ के सामने रखे। आप ही जानते ही हैं कि एक तो वह सीजर मीमो होता है जिसके द्वारा वह फोन को जब्त करती है और एफएसएल में भेजती है, और दूसरा एक एफएसएल से आई हुई एफएसएल रिपोर्ट होती है जिसमें उस मोबाइल में क्या डेटा मिला इसका पूरा विवरण दिया गया होता है। ये दोनों डॉक्यूमेंट हमने उसके सामने रखे। आईओ को तो जैसे सांप डस गया हो, बोल निकल नहीं पा रहा था। जैसे तैसे करके बोली, सर ये तो एफएसएल वाले ही बता पाएंगे कि ये पैरामीटर्स आपस में क्यों नहीं मिल रहे हैं। हमने कहा कि एफएसएल वाले तो बताएंगे ही, जिस दिन वो अपने क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए आएंगे उनसे पूछेंगे, पहले आप तो स्पष्ट कर दीजिए। जिन जिन बातों को आपने महिला के मोबाइल की पहचान के रूप में रिकॉर्ड किया था वे बातें एफएसएल रिपोर्ट में कहीं भी नहीं लिखी हुई दिखाई दे रही हैं। मेरा कहना है कि आपके द्वारा रिकॉर्ड की गई मोबाइल की पहचान वाली डिटेल्स एफएसएल रिपोर्ट में इसलिए नहीं है क्योंकि एफएसएल में जिस मोबाइल की जांच की गई थी वह मोबाइल वह नहीं है जिसे आपने महिला से जब्त किया था। ये कोई दूसरा मोबाइल आपने एफएसएल में जांच करवा दिया है। यह सुनकर तो जैसे पीपी साहब को और आईओ दोनों को हड़क उभर गई हो। जज साहब उत्तर लिखवाने में हुज्जत करने लगे। हमने कहा कि गवाह से जवाब पूछे जनाब और उसे रिकॉर्ड पर लिखवाएं। वक्त की मारी आईओ क्या बोलेगी, यह उसके स्तर से बहुत ऊंचा सवाल था। बोलेगी सर मोबाइल तो वही है पर विवरण क्यों नहीं मिल रहा, यह एफएसएल एक्सपर्ट से ही पूछा जाए। जवाब रिकॉर्ड पर लिखवा दिया गया और हमारी मुस्कुराहट बढ़ गई क्योंकि गवाह और पीपी साहब ने केस को उस एफएसएल एक्सपर्ट पर छोड़ दिया था जो इस सवाल का जवाब दे ही नहीं सकता था। वह जवाब इसलिए नहीं दे सकता था क्योंकि इसमें हमने एक्सपर्टीज जैसा कुछ पूछा ही नहीं था। यह सामान्य बुद्धि से तैयार किया गया एक चूहा पकड़ जाल था जिसमें हमने प्रोसिक्यूशन को फंसा लिया था, अब आईओ को फंसा लिया था, और जिस दिन इसमें से एफएसएल एक्सपर्ट आएंगे उस दिन एफएसएल एक्सपर्ट भी इसमें अपने आप फंस जाएंगे। हमसे क्रॉस तैयार करवाने वाले मित्र जानते होंगे कि हम उनके क्रॉस में भी जगह जगह इस तरह के चूहा पकड़ जाल बनवा देते हैं जिसमें गवाह अपना पैर फंसा बैठते हैं और आरोपी की मौज हो जाती है। आप में से जिन लोगों ने एफएसएल की मोबाइल एक्सट्रैक्शन रिपोर्ट देखी होगी उन्होंने नोट किया होगा कि एफएसएल एक्सपर्ट किसी भी मोबाइल की जानकारी देते हुए कई टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे ICCID, IMSI, MSISDN, IMEI। ये ऐसे नाम उस एफएसएल रिपोर्ट में आमतौर से मिलते हैं जिसमें मोबाइल का एक्सट्रैक्शन होता है। ये सारे विवरण जिनका नाम हमने ऊपर लिया मोबाइल के भीतर मौजूद होते हैं, जबकि आईओ मोबाइल को जब्त करते हुए केवल बाहर लिखे हुए जो मोबाइल की बैक पर लिखा रहता है उस पर लिखे हुए IMEI नंबर को ही देख पाता है। वस्तुतः एफएसएल रिपोर्ट में लिखे हुए कुछ नंबर तो जैसे IMSI नंबर होता है
ये उस समय जनरेट होते हैं जब आप नए मोबाइल में अपना सिम डालकर उसको एक्टिवेट करते हैं और उसको ऑन करते हैं। उससे पहले IMSI नंबर होता ही नहीं है, तो इस बात को कैसे आईओ पकड़ेगा, यह उसकी समझ से बाहर की बात है। केवल मोबाइल का IMEI नंबर ही ऐसा विवरण होता है जो मोबाइल के हार्डवेयर पर लिखा होता है और सारी दुनिया में आपके मोबाइल का अकेला पहचान का नंबर होता है। यही एक ऐसा नंबर है जो आपके मोबाइल को सारी दुनिया में सबसे अलग पहचान देता है। बल्कि सही ढंग से कहा जाए तो हर सिम स्लॉट का एक अलग IMEI नंबर होता है, यानी कि जिस मोबाइल में 2 सिम होंगे उसमें 2 IMEI नंबर होंगे। केवल यही नंबर आपके मोबाइल की वास्तविक पहचान होता है। यदि हल्के स्तर का मोबाइल एक्सट्रैक्शन किया जाएगा और FSL रिपोर्ट में IMEI नंबर मौजूद नहीं होगा तो आरोपी के घर पर बताशे बंटने का इंतजाम हो जाता है और वह बच निकलता है। यदि आप व्यूअर्स का अनुरोध प्राप्त होता है तो हम एक ऐसी वीडियो का आयोजन भी कर सकते हैं जिसमें ICCID, IMSI, MSISDN या IMEI जैसे नंबरों का पूरा विवरण दिया जाए और इनका क्या मतलब होता है और आप इनसे FSL रिपोर्ट को कैसे समझ सकते हैं, इस सब के बारे में विस्तार से बताया जाए। लेकिन जब तक ऐसा ना हो पाए और आपके मोबाइल की FSL रिपोर्ट से आपको फंसा हुआ महसूस होता हो तो आप अपने इंडियन लीगल सिस्टम से सहायता मांग सकते हैं। हम आपको हर मुश्किल से बचाने वाले क्रॉस उपलब्ध करवा देते हैं। यदि आप भी कुछ मुश्किल का सामना कर रहे हैं तो हमें बताएं, हम आपकी सहायता करेंगे और आपको सही दिशा में गाइड करेंगे। हमारे पास लगभग पूरे भारत से सहायता के लिए केसेस आते हैं, जानकारियों के लिए फोन आते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं और हम पूरी मेहनत से दिन रात एक करके सहायता उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस वेबसाइट पर जाकर पढ़ें, बहुत जरूरी जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। हमसे संपर्क की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगी। इससे पहले कि आपके केस का महत्वपूर्ण समय भी चला जाए, आप एकदम से हमें संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।